नमस्कार मित्रों। कौन सा बेटा माँ बाप को बुढ़ापे में रोटी देता है, उनका ध्यान रखता है, और कौन सा बेटा उन्हें गाली देता है और उनका तिरस्कार करता है। दोस्तों, ये कहानी हर माँ बाप को सुननी चाहिए जिनके घर में एक या एक से अधिक बेटा या बेटी हैं। ये कहानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली है, जिसे अगर हमने पहले से समझ लिया तो हम अपनी संतान के विषय में यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी संतान भविष्य में हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, कौन सी संतान हमें रोटी खिलाएगी और कौन सी संतान हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी। तो मित्रों, यह कहानी हम सबके जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। आइए इस कहानी के माध्यम से हम ये जानते हैं कि कौन सी औलाद माँ बाप को रोटी देती है और कौन सी गाली। मित्रों, इस कहानी को सुनने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यह कहानी है धौलगढ़ के साम्राज्य की, जहाँ पर राजा कीरतभान राज करते थे। राजा कीरतभान बड़े ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। धौलगढ़ की प्रजा धन धान्य से संपन्न थी। उनके राज्य की सारी प्रजा बहुत ही सुखी थी। राजा कीरतभान की 2 रानियां थीं। छोटी रानी का नाम था सुंदरा और बड़ी रानी का नाम था वसुंधरा। राजा का पहला विवाह रानी वसुंधरा के साथ हुआ था और 4 साल बाद ही राजा का दूसरा विवाह रानी सुंदरा के साथ हुआ था। दोनों रानियों पर एक एक पुत्र था। रानी वसुंधरा का जो पुत्र था उसका नाम था भरत और रानी सुंदरा का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। राजकुमार भरत राजकुमार उत्तम से बड़ा था। नियम के अनुसार भरत धौलगढ़ का भावी राजा होना चाहिए था। ये बात रानी सुंदरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा उत्तम धौलगढ़ का भावी सम्राट बने। इसीलिए वो हमेशा रानी वसुंधरा से और उसके पुत्र से मन ही मन जलती रहती थी और हमेशा अपने पुत्र उत्तम को यही सिखाती थी कि बेटा, वह तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा शत्रु है। उसके मन में हमेशा नफरत का बीज बोती रहती थी। और बड़ी रानी वसुंधरा दिल की बहुत अच्छी महिला थी। वह अपने पुत्र से हमेशा अच्छी बातें करती थी, उसे अच्छी बातें सिखाती थी, मिलजुल कर रहना सिखाती थी। राजकुमार भरत भी छोटी रानी सुंदरा को अपनी माँ वसुंधरा से अधिक मानता था और अपने छोटे भाई उत्तम को बहुत प्यार करता था। रानी वसुंधरा एक बहुत ही समझदार और अक्लमंद स्त्री थी। यहाँ तक कि महाराज कीरतभान भी रानी वसुंधरा की सलाह अपने राज कार्य में लिया करते थे। साथ ही साथ महल की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने रानी वसुंधरा को ही दे रखी थी। दूसरी तरफ महारानी सुंदरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि एक छोटे से राज्य से आई हुई राजकुमारी इतने विशाल साम्राज्य की महारानी बने और महल के हर काम काज को संभाले। रानी सुंदरा को ये नहीं लगता था कि वसुंधरा का बेटा भरत महाराज का उत्तराधिकारी है और आगे चल करके वही इस विशाल साम्राज्य का राजा बनेगा। इन्हीं सब कारणों के कारण रानी सुंदरा बड़ी रानी वसुंधरा से नफरत करती थी। वो हमेशा बड़ी रानी के प्रति नफरत और साजिश किया करती थी। बड़ी रानी पर कुछ न कुछ झूठे आरोप लगाती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी
राजा कीरतभान अपनी दोनों रानियों को बराबर सम्मान देते थे। वो दोनों रानियों से एक जैसा बर्ताव करते थे। छोटी रानी सुंदरा कुछ कुछ साजिश हर समय रचती रहती थी। जब उसकी छोटी मोटी चाल कामयाब नहीं हो पाती थी तो फिर वह बड़ी रानी को रास्ते से हटाने के लिए कोई बड़ी साजिश का जाल बुनने लगती है। एक दिन उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा। उसने अपने महल में एक बहरूपिये को बुलवाया और एकांत कमरे में ले जाकर उसे अपना षड्यंत्र समझाने लगी। छोटी रानी का षड्यंत्र यह था कि उसने उस बहरूपिये को एक नकली साधु का वेश बना करके महाराज कीरतभान के सामने भेजना था और राजा कीरतभान के सामने रानी वसुंधरा और उसके बेटे के बारे में झूठी भविष्यवाणी करनी थी। छोटी रानी ने उस बहरूपिये को पहले से ही अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया कि राजा कीरतभान जो कमियां उनकी थीं, जो कमजोरी थी, उसे वो सब कुछ पहले ही बता दिया ताकि वो उन सभी बातों को राजा के सामने बताकर अपना प्रभाव प्रकट कर सके, बढ़ा सके, उन्हें प्रभावित कर सके, जिससे कि राजा साहब को उस बहरूपिये पर विश्वास हो जाए कि वो एक बहुत चमत्कारी बाबा है। राजा को ऐसा लगने लगे कि वो साधु बहुत पहुंचा हुआ है। अगले दिन वो बहरूपिया एक साधु का वेश बना करके दरबार में जाता है और जितनी भी बातें रानी सुंदरा ने उस साधु को महाराज के विषय में बताई थी, वो सभी बातें उस नकली साधु ने महाराज के सामने जाकर कह दी। अब तो अपनी बातें सुनकर राजा कीरतभान चौंक जाते हैं। सचमुच राजा उस साधु से बहुत प्रभावित होते हैं। राजा विचार करने लगते हैं कि साधु तो सचमुच ही बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, ये कोई अंतर्यामी मालूम पड़ता है। मित्रों, इसलिए राजा उस नकली साधु की सारी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। एक दिन उस साधु ने राजा से कहा, राजा साहब, आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, शायद ये बातें सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा और ये भी हो सकता है कि ये बात आपको बिल्कुल पसंद ना आए। मित्रों, यह सुनकर के राजा कीरतभान कहने लगे कि नहीं साधु महाराज, जो भी बात हो आप बिना संकोच के कहिए। राजा के द्वारा ये भरोसा दिए जाने पर नकली साधु कहने लगा कि महाराज, आपके बड़े पुत्र भरत भविष्य में एक अच्छे राजा साबित नहीं होंगे। वो आपका भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे। इतना कहते कहते साधु शांत हो जाता है। राजा ने पूछा कि महाराज, आप रुक क्यों गए? आगे बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? साधु कहने लगा, महाराज, आपके राजकुमार भरत बड़े होने के बाद आपको जान से मार डालेंगे। ये बात सुन करके राजा को उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। महाराज की नज़रों में राजकुमार भरत बहुत ही नेक और बहुत ही समझदार बालक था। वो हमेशा अपने पिता का बहुत सम्मान करता था। राजा कहने लगे कि साधु महाराज, आपने जो बात कही है, क्या वह 100% सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई भूल हो? बहरूपिया साधु कहता है, नहीं नहीं महाराज, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही है। इसके बाद वो साधु महाराज को कहता है, मेरी सलाह तो यही है कि आप अगर अपना जीवन बचाना चाहते हैं और प्रजा को घोर मुसीबत में
नहीं डालना चाहते हैं तो आपको राजकुमार भरत को इसी समय महल से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि आपकी जान बच सके और आपके पास केवल एक ही रास्ता है। ऐसा कहने के बाद वो नकली साधु वहां से चला जाता है। यह सारी बातें सुनने के बाद महाराज कीरतभान बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका बड़ा राजकुमार भरत, जो आचार विचार और गुणों में वास्तविक भरत के समान है, उसके बारे में ऐसी बातें सुनने को मिले। भविष्य में उनका चहेता बेटा उनके प्राण ले लेगा। उस रात राजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो सारी रात करवटें बदलता रहे। उसी रात राजा ने ये फैसला कर लिया कि बड़े राजकुमार भरत को अपने राज्य से निकाल देंगे। राजा कीरतभान के लिए ये फैसला बहुत ही बड़ा फैसला था। और मित्रों, अगले ही दिन महाराज कीरतभान ने सीने पर पत्थर रखकर अपने बड़े पुत्र भरत को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इसलिए तो कहते हैं, किसी पर एकदम से इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूर्त, पाखंडी और शत्रु लोग आपके इसी विश्वास का तो फायदा उठाते हैं। दूसरों की बातों पर बिना जांचे परखे कभी भरोसा न करना। हमेशा एक समझदारी भरा कदम उठाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना ही नज़दीकी क्यों न हो। कुछ परिस्थितियों में जहां हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, उन्हें ध्यान से सुन लो। नंबर 1, जब बात किसी महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी हुई हो, अगर कोई फैसला आपकी शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है, आपके परिवार को तोड़ता है, आपके संबंध को विस्थापित करता है, किसी की जान लेता है, तो उस पर खुद से विचार करें और कही सुनी बातों को प्राप्त करके, सुन करके जानकारी प्राप्त करें। किसी और के सुझाव पर तुरंत कदम ना उठाएं, चाहे वो व्यक्ति कितना ही करीबी क्यों ना हो। नंबर 2, हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है। किसी एक व्यक्ति के अनुभव को पूरी तरह से अपनी स्थिति पर लागू करना गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में सफलता पाई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके लिए भी वही ठीक हो। नंबर 3, कभी कभी नज़दीकी लोग भी अपने अनुभव को सोच और मान्यताओं के आधार पर सलाह देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उनकी सलाह हमेशा ठीक हो। अपनी सोच और परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। नंबर 4, यदि कोई अत्यधिक अच्छे अवसर या अच्छे परिणाम का दावा करता है, तो उसकी स्वयं जांच करें, चाहे वह व्यक्ति कितना भी विश्वसनीय क्यों न हो। तथ्यों और प्रमाणों की जांच करें। नंबर 5, जब बात रिश्तों में भावनात्मक उलझनों की हो, कभी कभी रिश्तों में तनाव या भावनात्मक स्थितियां निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे समय पर दूसरों की राय से पहले खुद के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसका आकलन करना बेहतर होता है। अर्थात कि दूसरों की बातों पर तब तक अंधविश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आप अपनी समझ और तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाएं। अपनों की बातों को ध्यान से सुनें, लेकिन हमेशा खुद से सोच विचार करके ही निर्णय लें। मित्रों, जिस समय
यह घटना घटित हुई उस समय राजकुमार बहुत ही छोटे थे। जब रानी वसुंधरा को राजा के इस आदेश का पता चला तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो रोती बिलखती हुई महाराज के पास पहुंची और उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना करने लगी, परंतु महाराज कीरतभान उन पर तो उस साधु की बातों का जो असर चढ़ा था, उन्होंने रानी वसुंधरा की बातों को अनसुना कर दिया। रानी ने राजा को मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब उसने देखा कि राजा अपने फैसले पर बिल्कुल अटल है तो वो कहने लगी कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप मेरे पुत्र को इस महल से निकालना ही चाहते हैं तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं अपने पुत्र को कहीं पर भी अकेला नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं अपने पुत्र के साथ इस राज्य को छोड़ रही हूँ। बड़ी रानी वसुंधरा के ऐसा कहने पर राजा कीरतभान अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। कई बार दूसरे लोग अपनी बातों का इतना गहरा असर हमारे ऊपर चढ़ा देते हैं कि उन पर दूसरों की बातें असर नहीं डालती। मित्रों, मजबूर होकर के रानी वसुंधरा अपने पुत्र भरत को लेकर उस महल से निकल जाती हैं और उस राज्य से दूर चली जाती हैं। कुछ दिनों के सफ़र के बाद दोनों माँ और बेटा एक दूसरे राज्य मंगोलगढ़ में पहुंच जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। रानी वसुंधरा एक बहुत ही समझदार औरत थी। मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बेच करके वो अपने घर का गुजारा करने लगी और अपने पुत्र का अच्छे से पालन करने लगी। अब दोनों एक साधारण सा जीवन बिता रहे थे। राजकुमार भरत अपनी माँ की सहायता किया करता था। इस तरह से रानी वसुंधरा और राजकुमार भरत का जीवन रातों रात पूरी तरह से बदल गया था। वे दोनों एक महल से एक झोपड़ी में आ चुके थे। यह समय कब किसको कहाँ पहुँचा दे, मित्रों, कोई नहीं जानता। वक्त का पहिया कब किधर घूम जाए, किसी को कुछ नहीं पता। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी भिखारी बन जाते हैं और भिखारी न जाने कब कैसे राजा बन जाए। रानी वसुंधरा और राजकुमार भरत समय के साथ समझौता कर लेते हैं। झोपड़ी में रहकर भी बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। समय अपनी गति से बीत रहा था। अब राजकुमार भरत धीरे धीरे बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ राजकुमार उत्तम, जो छोटी रानी का लड़का था, वो भी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी और नाकारा किस्म का राजकुमार था। वो कभी भी अपने पिता से तमीज़ से बात नहीं करता था। उसका व्यवहार एक अच्छे राजकुमार के जैसा था ही नहीं। राजकुमार का व्यवहार राजा के प्रति ऐसा देखकर राजा कीरतभान हर समय उत्तम को समझाने का प्रयास करते थे कि तुम इस विशाल साम्राज्य के राजकुमार हो और तुम्हें ही इस साम्राज्य का राजा बनना है, इसलिए तुम्हें हर कला में निपुण होना चाहिए। तुम्हें विद्या अध्ययन के साथ साथ युद्ध का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सको। परंतु असल बात तो यह थी कि राजकुमार उत्तम एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। उसे ना तो विद्या ग्रहण करने की रुचि थी और ना ही युद्ध कला का अभ्यास करने की। वो सारे दिन केवल अपनी मनमानी करता था और दूसरों का मजाक उड़ाता था। हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। इज्जत किसी की नहीं करता था। जब भी राजा कीरतभान उत्तम को कोई बात समझाने लगते तो वो उल्टा
उन्हें जवाब देता था। इन सभी परिस्थितियों को देख करके राजा को भी लगने लगा कि राजकुमार उत्तम इस विशाल साम्राज्य के राजा बनने के योग्य है ही नहीं, और ना ही उसमें वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। तब राजा ने यह फैसला किया कि वो किसी भी हालत में उत्तम को इस विशाल राज्य का राजा नहीं बनने देगा, क्योंकि उत्तम भविष्य में राजा बन जाएगा तो प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। जब राजकुमार उत्तम को इस बारे में पता चला कि उसके पिता राजा कीरतभान उसे भविष्य का राजा नहीं बनाना चाहते, तो उसने सेनापति के साथ मिल करके एक षड्यंत्र रचा और राजा के कुछ खास मंत्रियों को मार दिया। उनके खाने में विष मिलाकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद सेनापति और राजकुमार ने मिल करके राजा कीरतभान से उनकी गद्दी छीन ली, यहाँ तक कि उनके राजसी वस्त्र उतार कर उन्हें सादा वस्त्र पहना दिए और फिर महलों से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। छोटी रानी सुंदरा यह सब कुछ देखती रही और उसने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि उसे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उसका बेटा राजा बन गया है। इन सभी घटनाओं का राजा पर बहुत गहरा आघात पड़ा। बहुत दिनों तक राजा कीरतभान नगर नगर गांव गांव भटकता रहा, कभी जंगल कभी पहाड़। भटकते हुए वो एक दिन वो उसी नगर में पहुंच जाता है जहां बड़ी रानी वसुंधरा अपने बेटे के साथ रह रही थी। राजा कीरतभान एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सोचकर बड़े दुखी हो रहे थे कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र और रानी को घर से निकाल दिया, जबकि वे दोनों उनकी हर बात मानते थे। किसी ने सच ही कहा है, मनुष्य को उसकी करनी का दंड जरूर मिलता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पुत्र उसने अपने हाथों से घर से निकाल दिया और दूसरे पुत्र ने उन्हें स्वयं घर से निकाल दिया। राजा ने सोचा, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। राजा कीरतभान उस पेड़ के नीचे बैठकर मरने के बारे में सोच रहा था कि तभी पेड़ पर एक मनुष्य की तरह बोलने वाला बूढ़ा कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा बड़ा ही ज्ञानी था। जिंदगी के बहुत से अनुभव उसे पता थे। वो कौवा राजा की दशा पर बहुत हंस रहा था और राजा से वो कहने लगा, मूर्ख राजा, दूसरे पर अत्यधिक विश्वास करने का यही नतीजा होता है जो तू आज अपने ही राज्य से निकाल दिया गया है और अपने पुत्र और पत्नियों से दूर है। विधाता ने तुझे 2 बेटे दिए, लेकिन दोनों बेटे में से कोई भी तेरे पास आज नहीं है। एक तूने स्वयं खुद ही निकाल दिया और दूसरे ने तुझे निकाल दिया। यही ईश्वर का न्याय है। हे राजन, सुन, मैं तुझे बहुत ही कीमती बात बताने जा रहा हूँ जो तेरे माध्यम से पूरे संसार को लाभान्वित करेगी। कौन सा पुत्र माँ बाप को सुख देता है और कौन सा दुख, इस चीज का अनुमान मनुष्य को पहले ही लगा लेना चाहिए। पहले से वो ये जान सकता है कि कौन सा बेटा माँ बाप की सेवा करेगा और कौन उन्हें धक्के मारेगा। तो इन लक्षणों को भली भांति याद कर लो। नंबर 1, जो संतान अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करती हों, वो आगे चलकर भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम होगी। नंबर 2, अगर बेटा दूसरे की भावनाओं का सम्मान करता है, उनकी सभी
ज़रूरतों का ख्याल रखता है, तो इसका संकेत यही है कि वो अपने माता पिता की भी देखभाल करेगा। नंबर 3, जो बेटा अपने माता पिता की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, वो भविष्य में भी उनकी देखभाल के लिए तत्पर रहेगा। नंबर 4, अगर बेटा स्वार्थी नहीं है और दूसरों के हितों का भी ख्याल रखता है, तो वह माता पिता की भी चिंता अवश्य करेगा। नंबर 5, जो संतान अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करती है, धर्म कर्म से जुड़ी हुई रहती है, वो माता पिता की सेवा और देखभाल में कभी पीछे नहीं हटेगी। कौवा कहता है, हे राजन, किसी बेटे के नालायक या जिम्मेदार ना होने का पूर्व अनुमान उसके बचपन में और युवावस्था के दौरान दिखने वाले व्यवहार और स्वभाव से ही लगाया जा सकता है। कुछ लक्षण जो संकेत देते हैं कि संतान भविष्य में माता पिता की देखभाल नहीं करेगी या उनके प्रति असंवेदनशील हो सकती है, तो उनके लक्षण हैं। नंबर 1, जो बेटा केवल अपने बारे में सोचता हो, शुरू से ही अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देता हो और दूसरों की भावनाओं या ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता हो, वो भविष्य में माता पिता की परवाह भी नहीं करेगा। नंबर 2, अगर बेटा शुरू से ही माता पिता की बातों को अनसुना करता है, उनकी बातों का मजाक उड़ाता है या उन्हें सम्मान नहीं देता है, तो यह भी संकेत है कि वह आगे चलकर उनके प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का पालन नहीं करेगा। नंबर 3, नियमों और अनुशासन का अभाव। जो संतान बचपन से अनुशासन में नहीं रहती है, जो जिम्मेदारियों से भागती है, उसे भविष्य में भी माता पिता की सेवा या जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं रहता। नंबर 4, बाहर के लोगों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर बेटा अपने दोस्तों या बाहरी लोगों को माता पिता से ज़्यादा महत्व देता है और अपनी समस्याओं का समाधान घर के बाहर ढूंढता है, तो ये भी एक संकेत है कि वो परिवार के प्रति वफादार नहीं होगा। नंबर 5, जो संतान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हो, जिद्दी है और अपने माता पिता से बदतमीजी से बात करती है, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो भविष्य में उनकी ज़रूरतों को कभी पूरा करेगा, उन्हें कभी नहीं देखेगा। नंबर 6, दूसरों की सेवा न करना। अगर बेटा कभी भी किसी की मदद करने या सेवा करने की भावना नहीं दिखाता है, अगर दया और करुणा का भाव उसके अंदर नहीं है, तो ये भी एक संकेत है कि वो भविष्य में माता पिता की भी मदद नहीं करेगा। नंबर 7, जो बेटा छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता है और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता है, माँ बाप की बात पर कुतर्क करता है, वो भविष्य में माता पिता की जिम्मेदारियों से दूर भागेगा और उनके प्रति असंवेदनशील हो सकता है। इन संकेतों के माध्यम से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सी संतान भविष्य में माता पिता की देखभाल नहीं करेगी। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों को परवरिश और सही मार्गदर्शन किया जाए ताकि बच्चों का स्वभाव समय के साथ सुधर सके, तो वो अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। आपने भी अपनी संतान के स्वभाव को परखने में भूल कर दी। वो कौवा राजा कीरतभान से कहता है, और बाहरी लोगों की बातों पर हद से ज़्यादा भरोसा किया। आपके राजसी ठाट बाट और सुख साधनों ने आपके बेटे को अनियंत्रित कर दिया। आप अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति
असंवेदनशील रहे, इसीलिए आपके आगे ऐसी स्थिति पैदा हुई। अब तुम्हें मरने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय आप सही जगह पहुँचे हो। बहुत शीघ्र ही आपकी विपत्ति कटने वाली है। मित्रों, इतना कहकर के वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है। राजा कीरतभान उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पत्नी वसुंधरा और पुत्र भरत को याद करते हैं। उसी दिन राजकुमार भरत का सामान खरीदने नगर के लिए बाजार को जाता है। उसने देखा कि उसके पिता महाराज कीरतभान एक पेड़ के नीचे उदास मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसके पिता की हालत बहुत ही खराब थी। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर राजकुमार भरत को बहुत दुख हुआ। वो अपने पिता के पास जाता है और कहने लगा कि पिताजी, आप इस नगर में क्या कर रहे हैं? आपकी ऐसी हालत की किसने? मित्रों, महाराज अपने पुत्र को पहचान नहीं पाए और कहने लगे कि बेटा, तुम कौन हो? भरत ने कहा, मैं आपका पुत्र भरत हूँ। महाराज, जो अपने पुत्र को नहीं देख पाए थे, मित्रों, उनकी आंसुओं से आंखें डबडबा गई और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, आपकी हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप अभी मेरे साथ चलिए। उसके बाद राजकुमार अपने पिता को अपनी झोपड़ी में लेकर आता है। जब रानी वसुंधरा ने महाराज की ऐसी हालत देखी तो उसे बड़ा धक्का लगा। उसने अपने पति के चरण छुए। उसके बाद रानी और राजकुमार ने उनकी ऐसी हालत का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें सारी बात बता दी। किस प्रकार राजकुमार उत्तम ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसे राज्य से निकाल दिया और राजगद्दी हड़पने के लालच में उसने सभी विश्वास पात्र मंत्रियों को मरवा दिया और सेनापति के साथ मिलकर पूरा तांडव रचा। सारी बातें जानने के बाद राजकुमार भरत कहने लगा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मुझे लगता है कि राजकुमार उत्तम किसी के बहकावे में आकर के ऐसी गलती कर बैठा है, इसलिए उसने जल्दीबाजी में ऐसे कदम उठाए हैं। मुझे विश्वास है कि उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होगा और वो स्वयं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएगा। अपने बेटे की बातें सुनकर के महाराज मन ही मन सोचने लगे कि पुत्र भरत के मन में अपने भाई के प्रति बिल्कुल भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। कितना अंतर है भरत और उत्तम की सोच में। मित्रों, इसके बाद सभी ने मिल करके भोजन किया और फिर विश्राम करते हैं। मित्रों, उस दिन के बाद से महारानी वसुंधरा अपने बेटे और पति के साथ रहने लगी। रानी और राजकुमार मिलकर राजा कीरतभान की खूब सेवा करते थे। रोजाना राजा जब भोजन कर लेते थे, उसके बाद ही माँ बेटे भोजन करते थे। अब महाराज को भरत और वसुंधरा के साथ रहते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा साहब जब अकेले बैठे थे तो वे सोचने लगे कि मैंने तो राजकुमार भरत को दूसरे के बहकावे में आकर घर से निकलवा दिया था और उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मेरी वजह से ही रानी और उसके बेटे को इतनी दूर एक अनजान जगह में अकेले जीवन बिताना पड़ रहा है और मेरे ही सामने रातों रात महल से वे झोपड़ी में चले आए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा बेटा मुझे कितना सम्मान दे रहा है और मेरी पत्नी मेरी कितनी सेवा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार उत्तम है, जिसे मैंने हमेशा सब कुछ दिया, उसकी सभी इच्छाएं पूरी की और फिर भी उसने राज्य हड़पने के लालच में
मुझे राजमहल से धक्के देकर निकाल दिया। अब राजा के मन में बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। उसे लगने लगा कि उसने अपने जीवन में यही सबसे बड़ी भूल कर दी जिसे वो कभी नहीं सुधार पाएगा। उसने उस बहरूपीय साधु की बात पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, परंतु अब बाजी तो हाथ से निकल चुकी थी। महाराज को अपनी पत्नी और राजकुमार के साथ रहते हुए दूसरे राज्य में लगभग 1 साल बीत गया। उस राज्य का जो राजा था गंधर्व सेन, मित्रों, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रमुखी। राजकुमारी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी चंद्रमुखी अपने महल के बगीचे में अपने पिता के साथ टहल रही थी। उस बगीचे में घूमना उसे बहुत पसंद था और आज उसके साथ उसके पिता भी मौजूद थे। बगीचे में टहलते टहलते अचानक राजकुमारी की नज़र बगीचे में बैठे हुए एक तोते पर पड़ जाती है जो बहुत ही सुंदर था। राजकुमारी चंद्रमुखी ने उसको गौर से देखा और उसके नज़दीक आती हैं तो तोते को देखकर कहती हैं, तुम इतने सुंदर पक्षी हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। उसकी बात सुन कर के तोता कहता है, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तुम जैसी नेक दिल और सुंदर राजकुमारी के पास आकर रहूं और तुम्हारी खट्टी मीठी रसभरी खाऊं, मगर मैं तो नगर की सैर करने के लिए निकला हूं और अपने माँ बाप से शीघ्र लौटने का वादा करके आया हूं, इसलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कह करके वो लाल रंग का तोता अपने पंख फड़फड़ाता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। ये देखकर राजकुमारी चंद्रमुखी को बड़ी हैरानी होती है कि वो सुंदर पक्षी मनुष्यों की भाषा में बोलता था। राजकुमारी फौरन अपने पिता के पास आती हैं और कहने लगी, पिताजी, मुझे यही बोलने वाला तोता चाहिए। वो तोता मेरे मन में बस गया है। मित्रों, पहले तो राजा गंधर्व सेन की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि राजकुमारी चंद्रमुखी क्या कह रही है, लेकिन जब राजकुमारी चंद्रमुखी ने पूरी बात बताई कि एक सुनहरे रंग का तोता बगीचे में बैठा था और वो मनुष्यों की भाषा बोल रहा था, मुझे तो वही तोता चाहिए। राजा कहने लगा, बेटी, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, यहाँ से सैकड़ों मील दूर 1 महीने का मुश्किल सफ़र तय करने के बाद एक पर्वतीय इलाका है। उसी इलाके में ऐसे बोलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। मुझे लगता है कि वो पक्षी वहीं से आया होगा। हो सकता है कि वो कल फिर से यहाँ पे आए, तो कल ही हम उसे पकड़वा लेंगे। मित्रों, अगले दिन राजकुमारी उस लाल रंग के पक्षी का इंतजार करती रही, लेकिन वो तोता दोबारा लौटकर नहीं आया। इसी चिंता में राजकुमारी पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। अब तो उसकी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। राजकुमारी अपनी माँ के गले लगकर खूब रोने लगती है। उसकी माँ ने कई तरीके से उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन उस बोलने वाले तोते का ख्याल राजकुमारी के मन से नहीं निकल रहा था। अपनी बेटी की उदासी देखकर महाराज भी परेशान हो जाते हैं। जब 2-3 दिन इसी तरह बीत जाते हैं, तब राजा और रानी को बड़ी चिंता होती है कि कहीं उनकी बेटी बीमार न पड़ जाए। तब महाराज के मन में विचार आया, क्यों ना वो खुद ही वो लंबा सफ़र तय करके उस पर्वतीय इलाके में जाएं और वहाँ से वो लाल रंग का तोता पकड़ के ले आएं और राजकुमारी को लाकर दे दें। जब उन्होंने महारानी से इस बात पर चर्चा की तो वो कहने लगी, अगर आप सफ़र पर रवाना होना ही चाहते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ महीनों भर का लंबा सफ़र है। इतने दिनों तक राज्य का संचालन कौन करेगा? उस तोते को तलाश करने में न जाने कितना समय लग जाए।
मेरी मानिए, आप राजकीय घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति रत्नगिरी के पर्वत इलाके से उस बोलने वाले तोते को लेकर के आएगा, उसे 20,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। राजा को अपनी पत्नी की ये सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने उसी समय पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि जो सैकड़ों मील दूर रत्नगिरी के पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ से बोलने वाले तोते को जो भी पकड़ कर लाएगा, उसे 20,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। मित्रों, ये घोषणा सुन करके कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए चल देते हैं। वो रास्ता बड़ा ही दूर था और बहुत ही कठिन था। रास्ते में बहुत से पहाड़, नदी, नाले और जंगल पड़ते थे। उन जंगलों में तरह तरह के खूंखार जानवर रहते थे। कुछ लोग जंगली जानवरों को देख करके हिम्मत हार कर बैठ गए। कुछ पहाड़ों की वजह से आगे नहीं जा पाए। नतीजा यह हुआ कि कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी उन पहाड़ों पर से उस तोते को न ला सका। एक दिन की बात है, ये खबर राजकुमार भरत ने सुनी तो उसने विचार किया, क्यों न इस शुभ कार्य का फायदा उठाया जाए। जब उसने ये बात अपने पिता, अपनी माता को बताई तो पहले तो उन दोनों ने इस बात की अनुमति नहीं दी, परंतु राजकुमार द्वारा बार बार समझाने पर दोनों माता पिता इस बात पर राजी हो जाते हैं और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के राजकुमार भरत राजा गंधर्व सेन के महल में पहुंच जाता है। उसने राजा के रत्नगिरी पर्वतों में जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया और उनसे आज्ञा मांगी। मित्रों, उस समय वहाँ पर एक युवा और भी मौजूद था जिसका नाम विश्वजीत था। वो भी उस अनोखे तोते को पकड़ने के लिए, राजा की शर्त पूरी करने के लिए राजा से आज्ञा लेने आया था। महाराज ने दोनों को इस सफर में जाने की आज्ञा दे दी और कहा वे दोनों जल्दी से जल्दी लौटकर उस तोते की खबर हमें पहुंचाएं, क्योंकि राजकुमारी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मित्रों, इस प्रकार दोनों नौजवान अपने घोड़ों पर सवार होकर उस मुश्किल सफ़र पर निकल जाते हैं। आपको बता दें कि वो विश्वजीत नाम का दूसरा नौजवान बहुत ही घमंडी था। वो राजकुमार भरत से कहने लगा, भाई तुम तो एक मामूली से आदमी हो, जाओ जा कर के मेहनत करो, मजदूरी करो, कुछ काम करो, तुम क्या इन चक्कर में पड़े हो। राजकुमार ने जब ये आवाज़ सुनी तो इस बात का उसे बहुत बुरा लगा। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, भाई तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं किसी न किसी तरह से ये काम पूरा कर ही लूँगा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जल्द से जल्द राजकुमारी ठीक हो जाए। इस प्रकार से वे दोनों बातें करते करते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। जब वे घने जंगल से होकर निकल रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक बुढ़िया दिखाई देते हैं। दो नौजवानों ने देखा कि बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी उन दोनों को देखकर खड़ा हो जाता है और उनके आगे आकर के रुक जाता है। उस बूढ़े आदमी को सामने आता देख करके विश्वजीत को गुस्सा आ गया और क्रोध में वो कहने लगा, हे बूढ़े आदमी, तुम कहाँ से मेरे रास्ते में आकर खड़े हो गए हो? तुम्हें पता नहीं है मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, हटो मेरे रास्ते से। दोनों मित्रों ने जब बूढ़े आदमी को नहीं हटा सके तो उसने घोड़े से उतर करके उस बूढ़े आदमी को धक्का देकर हटा दिया। एक तरफ बूढ़ा आदमी गिर जाता है, फिर वो वहाँ से आगे को चल देता है। बेचारा बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा होता है। उसे गिरा हुआ देख करके उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। ये देख करके राजकुमार भरत जल्दी से घोड़े से नीचे उतरता है और उस बूढ़े को जमीन से उठा लेता है और कहने लगा, बाबा आपको कहीं चोट तो नहीं आई? वो बूढ़ा आदमी अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और कहने लगा,
लगता है कोई बहुत ही दुष्ट इंसान था। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी उससे सहायता नहीं मांगने जाता। राजकुमार भरत ने कहा, आप मुझे बताइए बाबा कि आपको क्या सहायता चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, हम सुबह से अपने घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, चलकर पूरी तरह से थक चुके हैं। ऊपर से धूप भी हमारा बुरा हाल कर चुकी है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम घर पहुँच जाए। बेटा, तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है। अगर तुम हमें गांव तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। बूढ़े की बात सुन करके राजकुमार भरत ने अपना खाना निकाला और उन दोनों को पहले तो खाना खाने को दिया और कहा, लो ये खाना खा लो। जब बूढ़ा बुढ़िया दोनों खाना खा चुके होते हैं तो राजकुमार ने उन दोनों को अपने घोड़े पर बैठाया और खुद पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें उनके घर की तरफ ले जाने लगा। बूढ़ा बुढ़िया दोनों पति पत्नी राजकुमार को बहुत आशीर्वाद देते हैं। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। अब दोनों बूढ़े पति पत्नी ने राजकुमार को इस बात के लिए राजी कर लिया कि आज रात के लिए वो उन्हीं के साथ वहीं रुक जाए, क्योंकि रात को सफ़र करना ठीक नहीं है। राजकुमार ने उनकी बात मान ली। उसके बाद उस बूढ़े ने कहा, नौजवान, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में राजकुमार ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और बताया कि बोलने वाला लाल रंग का तोता वो तलाश कर रहा है जो पहाड़ों पर पाया जाता है, और उस पक्षी को लेकर के वो राजकुमारी चंद्रमुखी के हवाले कर सके। राजकुमार की बात सुनकर बूढ़ा आदमी विचारों में पड़ गया और कहने लगा, मैंने भी सुना है कि रत्नगिरी के पर्वतीय इलाकों में कुछ सुनहरे रंग के, कुछ लाल रंग के पक्षी होते हैं जो मनुष्य की तरह बोलते हैं, मगर उन्हें वहीं पर जाकर तलाश किया जा सकता है। रत्नगिरी के पर्वतीय इलाके की तरफ जाने से लोग जो है घबराते हैं। वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत कठिन है, दूसरा रास्ता थोड़ा आसान है। अगर घोड़ा तेज तर्रार हो तो कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँचा जा सकता है। उस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। बूढ़े आदमी ने राजकुमार को वो रास्ता अच्छी तरह से समझा दिया। उस रात को तो सभी सो गए। अगली सुबह जब राजकुमार अपने सफ़र पर आगे बढ़ा तो बूढ़े आदमी ने अपने घर से पीछे से बहुत सारे आम के फल तोड़कर उस राजकुमार को भर दिए और कहा, रत्नगिरी पर्वत के पक्षियों को ये फल बहुत अच्छे लगते हैं। वे बड़े शौक से खाते हैं। इस इलाके में ये फल नहीं पाए जाते हैं, ये यहीं पाए जाते हैं। वो पक्षी फलों की तलाश में यहाँ इतनी दूर तक आ जाते हैं। बेटा, तुम इन फलों को अपने साथ ले जाओ। मुझे पूरा विश्वास है इन फलों की खुशबू वहाँ के पक्षियों को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी, और हो सकता है कि उनमें से कोई पक्षी ऐसा भी हो जो इंसानों की तरह बोलता हो। राजकुमार ने वो आम की पोटली लेकर बूढ़े बाबा को धन्यवाद किया और आगे के लिए निकल पड़ा। राजकुमार भरत उसी रास्ते पर जा रहा था जो बूढ़े बाबा ने उन्हें बताया था। रास्ता बड़ा ही साफ सुथरा था और हरा भरा। कुछ ही घंटों में वो पर्वतीय इलाकों में पहुंच जाता है। वो इलाका बहुत ही हरा भरा और सुगंधित फूलों से सजा हुआ था। राजकुमार के मन में कुछ ही देर के लिए ये ख्याल आता है कि यहाँ पर आराम किया जाए, परंतु दूसरे ही पल उसके मन में ये भी विचार आता है, आराम करने में समय बहुत खराब हो जाएगा। अब वो बोलने वाला पक्षी की तलाश करने लगता है। चलते चलते पेड़ों पर नज़र गड़ाए हुए वो राजकुमार कुछ ही दूर में एक ऐसी जगह पर जाकर पहुंच जाता है जहां बहुत छोटे छोटे पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए थे और सभी पक्षी चहचहा रहे थे, मगर ऐसा
कोई भी पक्षी नहीं था जो मनुष्य की भाषा बोल रहा था। राजकुमार बड़ा ही उदास हो जाता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक जगह पर जमीन पर जा करके बैठ जाता है। उसने अपने साथ लाए हुए फल वहाँ फैला दिए। उन फलों की खुशबू से जितने भी पक्षी वहाँ मौजूद थे वे वहाँ आ जाते हैं और फलों को खाने लगते हैं। पक्षियों को देखकर राजकुमार कहने लगा, हे प्यारे पक्षियों, तुम सबका क्या हाल चाल है? मगर किसी पक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार समझ चुका था कि इन पक्षियों में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जो मनुष्य की भाषा बोलता हो। मित्रों, थोड़ी देर बाद सभी पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। तभी एक सुनहरे रंग का तोता उड़ता हुआ वहां पर आता है और राजकुमार के सामने बैठ जाता है और कहने लगता है, मेरे यहाँ आने से पहले ही सारे फल खत्म हो गए। राजकुमार और सुनहरे तोते को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखकर राजकुमार भरत बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसने एक बहुत ही मीठा फल निकाल करके उस पक्षी के सामने रख दिया और कहने लगा, हे प्यारे पक्षी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी और भी बहुत सारे फल हैं। ये सुनकर के वो तोता राजकुमार के पास आ जाता है और मज़े से उसका दिया हुआ फल खाने लगता है। राजकुमार ने अपने मतलब की बात उस तोते से कही। अरे प्यारे तोते, क्या तुम मेरे साथ मेरे नगल मंगोलगढ़ में चलना चाहोगे? तोता कहने लगा, क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे फल बहुत ही पसंद हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आमों के बाग हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो मुझे पिंजड़े में तो बंद नहीं करवा दोगे, क्योंकि मुझे पिंजड़े में बंद होने से बहुत डर लगता है। राजकुमार कहने लगा, नहीं भाई, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं तुम्हारी तलाश में लंबा सफ़र तय करके यहाँ आया हूँ। हमारे राजा की बेटी तुम्हारे इंतज़ार में बिना कुछ खाए पिए कई दिन से बेसुध पड़ी है। मैं तुम्हें ले जा करके राजकुमारी के हवाले कर दूंगा। वहाँ पर तुम महल में बहुत ही आराम से रहोगे। मैं उसे ये बता दूंगा कि वो तुम्हें पिंजड़े में बंद न करे। तो वो तोता कहने लगा, हाँ, कुछ दिनों पहले मैं राजकुमारी चंद्रमुखी से मिल चुका हूँ। जब मैं नगर नगर घूमने के लिए निकला था, तब राजा के बगीचे में मेरी मुलाकात राजकुमारी से हुई थी। वो एक बहुत ही नेक दिल और अच्छी राजकुमारी है। मैं बहुत ही खुशी से उनके साथ रहने को तैयार हूँ। तोते की बात सुनकर राजकुमार भरत बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। वो तोता उड़ करके राजकुमार के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। अब राजा का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए उसने वापसी का सफ़र करना शुरू कर दिया। तोता राजकुमार के घोड़े के ऊपर उड़ता हुआ उसके साथ चल रहा था। लंबा सफ़र तय करने के बाद जब राजकुमार मंगोलगढ़ राज्य की सीमा में दाखिल होता है, तो वही नौजवान विश्वजीत आता हुआ दिखाई देता है, जो तोते की तलाश में उसके साथ गया था, परंतु वो दूसरे रास्ते पर पड़ गया था। उस रास्ते पर बहुत कठिनाई थी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही थी। राजकुमार समझ गया था कि ये तोता उसके पास जाने के लिए दूसरे मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ा होगा, जिसके बारे में उस बूढ़े बाबा ने बताया था। वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। राजकुमार के पूछने पर उसने बताया कि मुझे बहुत ग्लानि महसूस हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जो इनाम के लालच में मैं सफ़र पर निकल पड़ा था, वहाँ का रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग कर आया हूँ। मित्रों, उसकी बात सुनने के बाद में राजकुमार भरत ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसने किस तरह से उन बूढ़े पति पत्नी को अपने घोड़े पर बिठाकर उनके घर तक पहुँचाया था, और बदले में बूढ़े बुढ़िया ने खुश होकर के उसकी मदद की, जिसकी वजह से ही वो बोलने वाला सुनहरा तोता वो राजकुमार भरत हासिल कर पाया। वो नौजवान विश्वजीत कहने लगा, भाई, तोता तो तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब राजकुमार भरत ने आसमान की तरफ इशारा कर दिया और कहा
कि वो देखो। उसने देखा कि एक बहुत सुंदर लाल रंग का तोता उनके ऊपर उड़ रहा है। तोते को देखकर वो नौजवान सोचने लगा कि अगर मैंने उस बूढ़े पति पत्नी के साथ बुरा बर्ताव न किया होता तो मुझे भी आज ये बोलने वाला तोता पहले मिल गया होता। मैंने अपने बुरे बर्ताव और अपने घमंड की वजह से तोते को प्राप्त करने में असफलता पाई। मेरे घमंड की सज़ा मुझे मिल चुकी है। ये सब सोचते ही वो अपने रास्ते पर चल देता है। राजकुमार भरत जब महल में पहुंचा तो सुनहरे रंग के तोते को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजकुमारी चंद्रमुखी भी जब सुनहरे तोते को देखती है तो वो बड़ी ही खुशी से नाचने लगती है। भरत उस सुनहरे तोते को राजकुमारी को सौंप देता है और कहता है, राजकुमारी जी, मुझे उम्मीद है आप अब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। ये पक्षी आपके साथ रहने के लिए बहुत ही प्रसन्नता से तैयार है, परंतु आपने मुझे एक वचन देना होगा। राजकुमारी ने कहा, क्या वचन देना होगा? तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, इसके बदले तुम जो मांगोगे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। तब राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, आप मुझे इतना वचन दो कि आप उस पक्षी को कभी भी पिंजरे के अंदर नहीं रखोगी। मित्रों, भरत की ये बात सुन करके राजकुमारी के समझ में आ जाता है। वो कहती हैं, ठीक है, ये मेरा वादा है कि मैं इस पक्षी को कभी भी पिंजरे के अंदर बंद नहीं करूंगी। ये हमेशा खुली हवा में ही उड़ेगा। राजकुमारी चंद्रमुखी को प्रसन्न देख करके राजा गंधर्व ने और रानी दोनों चैन की सांस लेते हैं। राजा ने भरत की हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ की। इधर रात हो चुकी थी। राजा रानी से बात कर रहा था तो रानी कहने लगी, महाराज, ये लड़का बड़ा बुद्धिमान है। मुझे लगता है इसका कोई साधन नहीं है और ये किसी ऊंचे खानदान से संबंध रखता है। मेरी बात मानिए, आप इसे एक बार इसकी सच्चाई पता कराइए कि यह है कौन, कहाँ रहता है। मुझे तो ये हमारे राजकुमारी के लिए योग्य वर लगता है। रानी के कहने पर अगली सुबह महाराज ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगा कि नौजवान, अपने विषय में आप हमें सच सच बताइए कि आप कौन हैं, आपका खानदान कौन सा है। राजा की बात सुनकर के राजकुमार ने महाराज गंधर्व सेन को सारी बात बता दी कि वो धौलगढ़ का राजकुमार भरत है और किस तरह से उसके पिता ने उसे महल से निकाल दिया था। उसके बाद उसके भाई ने पिता के साथ धोखा करते हुए उन्हें महल से निकाल दिया और इस तरह से राजकुमार ने पूरी कहानी विस्तार से राजा को सुना दी। सारी बातें जानने के बाद राजा ने कहा, राजकुमार, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पत्नी का अनुमान बिल्कुल ठीक था। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है और हम पर बड़ा उपकार किया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा राज्य वापस दिलवाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम बड़े बुद्धिमान और बहादुर हो और तुम चाहो तो मेरी विशाल सेना को लेकर के अपने बेईमान भाई उत्तम के महल पर चढ़ाई कर दो और उसे हरा करके अपना साम्राज्य वापस ले लो। राजकुमार ने कहा कि महाराज, आपका प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, परंतु मुझे फैसला करने के लिए अपने माता पिता से विचार विमर्श करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई निर्णय ले सकता हूँ। मुझे इस समय आज्ञा दें, मैं उनसे सलाह लेकर के जल्दी लौट आऊँगा। इतना कह करके राजकुमार भरत वापस अपने माता पिता के पास आता है और राजा ने जो बात उससे पूछी थी वही बात उसने अपने माता पिता से कह सुनाई। यहाँ के राजा साहब धौलगढ़ का साम्राज्य वापस पाने में उनकी सहायता करना चाहते हैं। ये बात सुन करके राजा कीरतभान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगे, पुत्र, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। महाराज गंधर्व सेन की सहायता से जल्द हमें अपना राज्य वापस ले लेना चाहिए। और फिर ऐसा ही हुआ। इधर राजा गंधर्व सेन ने अपनी सारी सेना राजकुमार भरत के हवाले कर दी
राजकुमार भरत और राजा कीरतभान विशाल सेना लेकर के उत्तम के महल पर आक्रमण कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। तभी राजकुमार उत्तम ने सारी सच्चाई उनको बताई कि सारा षड्यंत्र उसकी माँ सुंदरा के द्वारा रचा गया था। उसने ही उस बहरूपीय साधु को महाराज के पास भेजा था, जिसकी झूठी भविष्यवाणी के कारण राजा कीरतभान ने वसुंधरा और राजकुमार भरत को राज्य से बाहर निकल दिया था। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा कीरतभान ने अपनी छोटी रानी सुंदरा और राजकुमार उत्तम को देश निकाला दे दिया। वो अपनी बड़ी रानी वसुंधरा और अपने बेटे के साथ महल में आराम से रहने लगा। उधर राजा गंधर्वसेन ने अपनी राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह राजकुमार भरत के साथ करा दिया। मित्रों, कुछ समय के बाद राजकुमार भरत को धौलगढ़ का राजा बना दिया जाता है और उसके बाद उसके पिता कीरतभान अपने पुत्र को राजकाज सौंप कर राजा बनने के बाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। मित्रों, इस कहानी से आप क्या सीख पाते हैं, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली कहानी में, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।